लेट अस सी। बोले थे ना कि पिछले क्लास में क्वेश्चंस था, सबसे पहले उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चंस को ध्यान से, ये क्या बनते हैं या नहीं। Our questions are: a student determined the solubility of 4 substances. A student determined the solubility of 4 substances. Determined the solubility of 4 substances. Of 4 substances. Substances का नाम दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है दिया हुआ, और सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, एंड अमोनियम क्लोराइड in water at 5, ignore just a unusual sound, just ignore it. In water at 5 different temperatures. Temperatures of 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 60 degrees Celsius and 80 degrees Celsius. 80 degrees Celsius. And obtained the following data. And obtained the following data. निम्नलिखित डाटा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस का नाम दिया हुआ है। Here name of the substance, इसको बाउंड्री दिया जाए कुछ इस तरह से। ठीक, सबसे पहला है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, KNO3 होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा में है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, राइट। अमोनियम क्लोराइड, ठीक। NH4Cl, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है नाम, समझे बात का मतलब। और इस तरफ दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी 10 डिग्री सेल्सियस पर है। ये इस तरफ 20 डिग्री टेम्परेचर पर दिया हुआ है, और दिस इज द 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 60 डिग्री सेल्सियस
और ये 80 डिग्री सेल्सियस, ये टोटल दिया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट का 21 ग्राम, और फिर ये सबका दिया हुआ 36 ग्राम, 35 ग्राम, और दिस इज द 24 ग्राम। और 20 डिग्री टेम्परेचर पर 32 ग्राम्स, एंड दिस इज द 36 ग्राम, 35 ग्राम, एंड दिस इज द 37 ग्राम। नेक्स्ट 40 डिग्री सेल्सियस पर 62 ग्राम, 36 ग्राम, 40 ग्राम, एंड दिस इज द 41 ग्राम। 40 पर तो इतना ही है, 106 ग्राम। नेक्स्ट 37 ग्राम, 46 ग्राम, एंड दिस इज द 55 ग्राम। 167 ग्राम, 37 ग्राम, 54 ग्राम, एंड दिस इज द 66 ग्राम। ये इंफॉर्मेशंस है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी है नहीं, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। ये तो बस इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस अब शुरू होता है। ए बी सी डी तकरीबन 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे ए नंबर में क्वेश्चन में देखो कि क्या दिया हुआ है, ठीक। Now let us see ये इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है, ठीक है। अब ए नंबर पर देखिए, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो इंफॉर्मेशंस था, क्वेश्चंस तो है ही नहीं अभी। ए में है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट वुड बी needed to make a saturated solution of potassium nitrate। Solution of potassium nitrate in 50 gram of water। at 40 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें तकरीबन 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर चारों पे लिखाएगा तो बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेंगे, ठीक है। इसीलिए अभी ए नंबर क्वेश्चन लिखे हैं।
आप इतना बड़ा क्वेश्चंस है या इतना छोटा क्वेश्चंस है, ये देख करके, ये सोच करके घबराओ मत, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ जो हूं। ठीक है, A student determined the solubility of 4 substances। कोई एक स्टूडेंट है जिसने सोलुबिलिटी 4 अलग अलग सब्सटेंसेस के सोलुबिलिटी को नोटिस किया है, मेजर किया है, वो भी पानी में, वो भी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग तापमानों पर। ठीक है, 10 डिग्री पर कुछ और है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और है, 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और है, 60 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और है, और 80 डिग्री सेल्सियस पर कुछ और है। ये मेजरमेंट है। क्या है मेजरमेंट? कि पोटेशियम नाइट्रेट 10 डिग्री तापमान पर 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम घुलेगा, और यही पोटेशियम नाइट्रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम घुलेंगे 100 ग्राम पानी में। ठीक है, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये पानी का टेम्परेचर दिया हुआ है, समझे? अगर 100 ग्राम पानी, 40 डिग्री तापमान है 100 ग्राम पानी का, तो पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम घुल जाएंगे, समझे? यानी कि 62 ग्राम मिलाने पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, इसका मतलब ये है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए, 100 ग्राम पानी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो तो पोटेशियम नाइट्रेट 106 ग्राम घुलेंगे, और अगर वही वाटर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है तो पोटेशियम नाइट्रेट 167 ग्राम घुल जाएंगे। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का दिया हुआ है, और अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। आपको सिर्फ ये नाम दिया गया था, हमने ये केमिकल फार्मूला हमने ये लिखा है। ठीक है, इसको याद कर लेना। क्लियर? तो ये तो इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चंस तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, ये इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक बार ये डाटा को देख लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब ए नंबर में देखिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम पानी में जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, तो कितना इसमें पोटेशियम नाइट्रेट को मिला दें ताकि 50 ग्राम पानी जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए दोनों के मिलन से। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले ये जो चारों डाटा में दिया गया है इसके ऊपर देखना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट कहां है? तो 1 नंबर पर है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक है, समझ गया ना? तो देखो, तो 40 डिग्री की बातें किया है, तो देखिए तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का सोलुबिलिटी वाटर में 40 डिग्री तापमान पर कितना है? 62 ग्राम है, 62 ग्राम। इसका मतलब समझ में आता है? ये जो जितना भी सोलुबिलिटी का कंपैरिजन होता है वो 100 ग्राम पानी के लिए कंपैरिजन किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके। यानी कि 100 ग्राम पानी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 62 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएंगे। और पूछा कितना पानी में है? 50 ग्राम पानी में। और 100 ग्राम पानी में दिया हुआ है 50 ग्राम पानी, तो उसका आधा हुआ, तो पोटेशियम नाइट्रेट कितना घुलेगा? तो 62 के आधा, सीधे सी बात है, घुलेगा, है कि नहीं? तो 62 के आधा कितना होगा जी? और 2 से भागा भी देवे नहीं आता है जी, 2 तिया 6 हो जाएगा और एक बार में, यानी कि 31 ग्राम आंसर हो गया। चलो खत्म हो गया। ठीक है, 31 ग्राम आंसर है, खत्म होता है। तो कितना KNO3 की जरूरत है? 31 ग्राम। ठीक, आप चाहे तो वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड में लिखने की क्या जरूरत है? आपसे क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ पूछा कि अमाउंट बताओ। जब आपने सब कुछ पता लगा ही लिया तो सीधे डायरेक्ट लिखो 31 ग्राम। 31 ग्राम कैसे हुआ KNO3? सबको पता चल गया है। चलो सही है। तो फिर
31 ग्राम। क्लियर? ए नंबर ये खत्म हो गया ये क्वेश्चंस। बी नंबर में मूव करें। बी नंबर में है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। चलो पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं? जगह रहेगा तब ना। चलो मिटा देना जी, लिख लीजिए ए और फिर आंसर भी, फिर बी नंबर में हम लोग लिखाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर बी की बातें करें। लेट अस सी। बी में देखिए व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड। If a saturated solution of potassium chloride at is left to cool to the room temperature, अभी इस चीज को बात को समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन नंबर बी में क्या है। बढ़िया से समझने पड़ेंगे। आपको जितना आसान लगता है उतना भी नहीं रहता है, वो तो बार बार मैं हूं जो आपके लिए यहाँ पे आसान से आसान बनाता हूं, राइट? व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एट 80 डिग्री इज लेफ्ट टू कूल टू द रूम टेम्परेचर। हमने आपको ऐसा एक टॉपिक पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या फिर इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने हीट किया या फिर कूल किया तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको ऐसा पढ़ाया था। तो उसी टॉपिक में से तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है जी। क्या पढ़ाए थे? अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया
तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं रह करके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर कूल किया तो क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है हमारा कि जो 80 डिग्री पर हमने पोटेशियम का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है उसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जा रहा है, तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो उसका परिणाम पता है, जो भी सॉल्यूट उसमें मौजूद है वो एक क्रिस्टल के रूप में फॉर्मेशन करेगा और फिर फाइनली उससे सॉलिड सॉल्यूट के रूप में उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, अब उसके साथ मिल करके नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया ना, और जब आप टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट गया, तो जब सॉल्युबिलिटी घट गया तो उतना सारा सॉल्यूट जो मिलाए हुए थे वो अब उतना नहीं ना मिलेगा जी, कम ना मिलेगा, तो बाकी कहां जाएगा, तो बाकी अलग हो जाएगा, जगह ही नहीं है तो जाएगा कैसे, नहीं जाएगा, अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। जैसे आप कहीं जाते हो, सिनेमा हॉल के टिकट फुल हो गया तो आप जाइएगा, कहां जाइएगा, नहीं जाइएगा, आप बाहर ही रहिएगा, है कि नहीं, बाहर निकलिएगा। जब सीट आप चले गए धांधली मचाते हुए, पता नहीं था जगह नहीं है सर, है कि नहीं, तो फिर निकालिएगा बाहर और कहां जाइएगा। इज इट क्लियर? चलो ये खत्म हो जाता है, तो इसका आंसर होगा कि क्रिस्टल के रूप में जो बाकी का है वो बाहर हो जाएगा, और होगा क्या, सैचुरेटेड ही ना रहेगा सर। हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहेंगे, लेकिन अब सॉल्यूट जो है वो उसमें कम रहेगा क्योंकि आपने इसको ठंडा जो किया है। ऑन कूलिंग required on cooling a required सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ ऐसा करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने यहां पर रिक्वायर्ड लिखा है। पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ऑन कूलिंग ए रिक्वायर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन many solute of the solution will separate out from the solution in the form of crystals। क्रिस्टल किसका बनेगा, तक के, एक मिनट, KNO3 उस सॉल्यूशन से बाहर अलग हो जाएगा क्रिस्टल के रूप में, ठीक। चलिए ये दूसरा जो है वो खत्म होता है इसी के साथ, फिर C है फिर D है, दोनों को देखेंगे। चलिए इसको लिख लिया हो, मिटा दें जी। एनीवेज लेफ्ट हिम, जाने दीजिए, आगे बढ़े, मिटाएं। ख्यालों में खोया हुआ नहीं,
आगे बढ़े, ये सी नंबर में देखिए, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ each salt at 20 degrees Celsius, which salt has the highest solubility. At this temperature. क्वेश्चन है, अलग अलग साल्ट का 20 डिग्री तापमान पर क्या सॉल्युबिलिटी है वो लिखिए, और इन सभी साल्ट में से 20 डिग्री तापमान पर सबसे ज्यादा किसका सॉल्युबिलिटी है वो बताना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले लिखो ना जी, शॉर्ट में, पूरा नाम ढोके के क्या जरूरत है। इसका कितना है, 20 डिग्री पर 32 ग्राम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, NaCl का 36 ग्राम, KCl इसका 35 ग्राम, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसका है 37 ग्राम। आउट ऑफ दिस NH4Cl has the highest solubility of कितना, 37 ग्राम इन वाटर, पानी में। चलो खत्म हो गया जी, सी नंबर खत्म होता है। ये क्वेश्चन आंसर सब लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर डी में मूव करते हैं। ठीक, लास्ट है, अब एक और बचा है, फिर इस क्वेश्चन का कहानी खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, have you written this? Can I erase it? Okay, तुरंत लिख लेना है, इतना टाइम लिखने में नहीं लगाना, इतना देर में तो कुछ और लिखा पढ़ा देता है कि नहीं। नहीं समझे जैसे बात का मतलब, आप इतना देर से लिखिएगा
तो फिर आगे की चीजें कैसे पढ़ेगा, तुरंत ही लिख लेना है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ change of temperature on the solubility of a salt? Of a salt, solubility of a salt. Clear? As shown by the above book. As shown by the above book. ठीक है जी, shown by the above डाटा लिखा हुआ है भाई, डाटा क्वेश्चन मार्क। जो ऊपर दिया गया डाटा है, इसको देख करके तुमको क्या पता चलता है सोलुबिलिटी के बारे में, टेम्परेचर का क्या प्रभाव है सोलुबिलिटी के ऊपर, ये क्वेश्चंस है हमारे। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, वैसे वैसे सोलुबिलिटी जो सब्सटेंस का दिया हुआ है वो भी बढ़ता है, राइट? जाहिर सी बात है, देख सकते हो 10 डिग्री पर KNO3 का सोलुबिलिटी कितना है, 21 ग्राम। तो वहीं 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम हो गया, 40 पर 62 ग्राम, 60 पर 106 ग्राम, 80 डिग्री सेल्सियस पर 167 ग्राम। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ KNO3 का ही नहीं बल्कि NaCl का भी वही हाल है। देखिए 36, 36, 36, 37, 37, मतलब बढ़ा ना जी, है कि नहीं? अब बढ़ा है कि दो जगह पर नहीं तो घाटा भी नहीं। KCl का देखिए 35, 35, 40, 46, 54 बढ़ते जा रहा है। NH4Cl का देखिए 24 ग्राम, 37 ग्राम, 41 ग्राम, 55 ग्राम, 66 ग्राम। देख रहे हो किस तरह से बढ़ रहा है। तो ये तो तय हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी जो है वो सोलूट का बढ़ता है। चलिए इसी चीज को लिख लेना है आंसर में, और क्या कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है सोलुबिलिटी के ऊपर, ये क्वेश्चन है। तो ऑन इंक्रीजिंग यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट इंक्रीज्ड, ठीक है? तो सोलुबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, तापमान को बढ़ेगा। चलो ये खत्म हो गया, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। इसी के साथ साथ ये सोलुबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो खत्म होता है। अब हमारा नया टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है मिक्सचर्स ऑफ सेपरेशंस ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी मिक्सचर्स को सेपरेशन कैसे करें, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है? दो मिश्रण को अलग कैसे करें,
ठीक है, तो बहुत तरह तरह के मिश्रण। चलो इसको लिखो ना, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। सारा बात इसी टॉपिक के ऊपर, टॉपिक का नाम तो लिखने दो, उसके बाद तो बोलने के लिए मैं तो हूं ही, राइट। इरेज कर दे, ओके। माथा गरम कर देता है। अर्थक्यूक है, परेशान ना करिए, नहीं तो इस अर्थक्यूक में बह जाइएगा। मेरे को तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि अर्थक्यूक को खुद कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरे को तबाह करता है, राइट। मिक्सचर्स को सेपरेट करने से पहले दो और, क्रोध से विवेक हट जाता है ना जी। चेंजेस के बारे में समझो, ठीक है। एक आप जब जाइएगा मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जूनियर साइंस, तो उसमें 6th क्लास का साइंस हमने पढ़ाया होगा, जिस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। उसमें काफी ज्यादा बहुत डिटेल में चेंजेस के ऊपर ही टॉपिक है, और अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं जिसके बारे में चर्चा किया गया है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में ही बातें करूंगा, ठीक है। चेंजेस, सबसे पहले समझो कि चेंजेस है क्या। एनीथिंग which is not going to be stay in their original version is called changes। ये पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन देखिए, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड। इतना गर्मी एकदम लग रहा है जी, फैन, अरे कोई एसी चला दो यार, फैन ही चला देता है, पढ़ाते पढ़ाते एकदम गर्मी लगने लगता है, नहीं। A substance is changed, then it is called change। चेंज क्या होता है पता चला आपको, कि जब भी किसी वस्तु का प्रॉपर्टी, जो खासियत था, वही प्रॉपर्टी, वही गुण बदल गया, तो फिर बदलाव कहलाएगा। एक टीचर का, प्रोफेसर का खासियत होता है लेक्चर देना, अब वो कर ही नहीं रहा है, मतलब अब वो बदल गया, नहीं। बदलाव किसी भी चीज में हो सकता है।
समझे। और इस संसार का सभी चीजें बदलती है, दुनिया का दस्तूर ही है बदलना, ठीक है। इवन छोटा सा छोटा कैरेक्टरिस्टिक भी बदला तो भी हम लोग चेंजेस ही कहेंगे। क्लियर? ओके। चेंजेस क्या होता है पता चल गया। ऐसा कुछ भी जो अपने ओरिजिनल शेप को हमेशा के लिए मेंटेन नहीं करेगा, एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कि हर एक व्यक्ति भी, ह्यूमन बींग्स भी, लिविंग्स हो या नॉन लिविंग्स हो, एक दिन घसाकना तय है सबको जी। चिंता में है, कहा नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरे जैसा निडर होकर रहेगा। इसका मतलब आप हमारे स्टूडेंट है नहीं। टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंजेस कितना प्रकार का होता है, ये तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके चैप्टर्स में जो है वो इंपॉर्टेंट देखिए। लेकिन सबका नाम लिखा देते हैं भाई, जब बोल देवे कि बहुत तरह के होते हैं तब, है कि नहीं। लिखा है कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। यानी कि चेंजेस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल, ठीक। तीसरा देखिए, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, केमिकल चेंज, ठीक है। क्लियर? गुड चेंज, बैड चेंज, ठीक। स्लो चेंज, फास्ट चेंज। दो और नाम लिखाएगा फिर हो जाएगा, चिंता मत करो। डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। ये टोटल 10 है, 10 अलग अलग तरह का चेंजेस है, जिसमें से 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 2 ही पढ़ना है, वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। क्योंकि बाकी चेंजेस जो है वो बच्चा लेवल का है, बुतरू को पढ़े का है, समझे। तो आप तो 9th में आ गए हो, तो कम से कम ये तो मत बोलो कि सर बाकी को भी पढ़ा दो, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल के चेंज के ऊपर ही चर्चा करेंगे, बाकी सबको जाने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को डिफिनीशन और एग्जांपल के साथ लिख करके खत्म करना फिजिकल चेंज में। सबसे पहले जानिए कि फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज को हिंदी में भौतिक बदलाव कहते हैं और केमिकल चेंज को हिंदी में रासायनिक बदलाव कहते हैं, ठीक है। इससे ये नहीं पता चलता कि होता क्या है, ये तो हिंदी में नहीं है, बुतरू भी बता देगा, है कि नहीं। कहते किसे हैं, तो दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, एंड दो सब्सटेंसेस, जो टाइप ऑफ चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जिसमें नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ है वो केमिकल चेंज है, और ऐसा कुछ भी जिसमें नई चीजें का निर्माण नहीं हो, नई चीजों का फॉर्मेशन नहीं हो, तो दैट इज द फिजिकल चेंजेस। इज इट क्लियर? एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैंने पेजेस को फाड़ डाला, तो क्या वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? कोई बताएगा? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आप लोग जो है वो सही उत्तर दीजिएगा। मैंने पेजेस को फाड़ा, ठीक है, क्या यह फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है भाई? फिर से बोलेगा, सोच को। पेज है, पेज को फाड़ दिए, बोलो फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? आज देखते हैं कितना पानी में तुम लोग हो। बिल्कुल गलत जवाब, ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ, तो क्या केमिकल चेंज हुआ?
एक बार और फाड़ के देखते हैं। अब बोला अब क्या हुआ, फिजिकल या केमिकल? और एक बार फाड़े, अब क्या है? और अब कितने बार भी मैं इसको टुकड़ों में क्यों ना करूं, दिस इज ए फिजिकल चेंज नॉट ए केमिकल चेंज। ठीक है, पेजेस को फाड़ डाला हमने तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है, ना कि केमिकल चेंज कहलाता है। बात समझ में आई? याद रखिएगा, ये भूल जाओगे। अगर मैं गिलास है, टम्बलर गिलास, अगर मैं उस गिलास को पटक के तोड़ डालूं तब फिजिकल चेंज कहलाएगा या केमिकल चेंज कहलाएगा? ये बताओ, बोलिए। तो भी फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। क्या हुआ, पहली बार सुन रहे हो इसीलिए इतना तकलीफ हो रहा है कि लगता है सर उल्टा कहाँ पढ़ा रहे हैं। अरे ये बच्चा वाला नहीं है, दिस इज द 9th क्लास। ये 9th क्लास है, समझे? देखिए, हमने इस पेज को माना कि फाड़ डाले, ये पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन फिजिकल चेंज का डिफिनीशन क्या है? जिसमें नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो। तो पेज को फाड़े हैं तो भैया अभी भी तो पेज ही कहलाएगा, है कि नहीं? कितना भी टुकड़े में करेंगे इसको पेज ही बोलेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो ये फिजिकल चेंज हुआ ना। इसमें क्या बदलाव, इसमें क्या नया वस्तु बना है? बोलो। ये तो पेज था, पेज ही है। गिलास को तोड़ देंगे तो टूटे हुए चीजों को क्या बोलिएगा? गिलास ही बोलिएगा ना जी। तो अलग बात है कि आप उसको से भर के पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन पीस ऑफ गिलास ही है ना। वो तो गिलास बोलते हैं तो दिमाग में अंडरस्टूड है बचपन से कि वो क्या है, क्या है? एक गिलास कांच का जिसमें पानी पिया जाता है, राइट? लेकिन गिलास का मतलब वो थोड़ी है। गिलास का मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट। इज इट क्लियर? लेकिन वो तो प्लास्टिक भी हो सकता है। कैसे समझाऊं आपको? बुतरू को पढ़ाने में बहुत तकलीफ होता है, समझे? तो कोई भी ग्लास, शीशा टाइप के, समझे? तो शीशा को तोड़ डाले, अगर जो आईना आप देखते हो डेली अपने आप को निहारते हो, तो उस आईने को अगर मैं तोड़ डालूं तो वो फिजिकल कहलाएंगे या केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद भी तो वो शीशा ही था और अभी भी तो वो शीशा ही है। वो अलग बात है कि आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो शीशा ही कहलाएगा, फिर भी वो कांच ही कहलाएगा, है कि नहीं? शीशा में चेहरा देखते हो, शीशा को तोड़ने से पहले कांच है, वो तोड़ डालेंगे फिर भी वो कांच ही कहलाएगा, और तोड़ेंगे फिर भी कांच ही कहलाएगा। तो इसमें नई वस्तु कहां बना? पुराना था पुराने रहा ना, तो इसीलिए वो फिजिकल चेंज कहलाया। इज इट क्लियर? लेकिन अगर इसी पेज को हमने जला डाला तब फिजिकल चेंज नहीं कहलाएगा, तब वो केमिकल चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि नया वस्तु बना है, वो है राख। क्या है? राख है वो। समझ गया जी? लेकिन अगर आप लोग बच्चा क्लास में होते तो शायद आपसे बहलाने के लिए बोल सकता था कि अगर पेज को फाड़े हैं तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन दिस इज द 9th क्लास। तो जैसे जैसे आप क्लासेस ऊपर की ओर जाते हैं, है कि नहीं, तो चीजें, डिफिनीशन, एग्जांपल्स जो है वो बदलते जाते हैं आपके लिए, है कि नहीं? इंटर में जाएगा तो कुछ और पढ़ाया जाएगा, राइट? ठीक है, जैसे 6th क्लास में ही पढ़ाया था तो हमने बताया था कि पेजेस को फाड़ डाले, दिस इज द केमिकल चेंज। लेकिन अभी 9th क्लास है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक लेवल केमिकल्स, रिएक्शंस वगैरह इस सब का जानकारी हमने दी, आपको मैटर को समझाया, है कि नहीं? तो उसी हिसाब से ये उसी लेवल से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस भी पढ़ने होंगे आपको, ठीक है? तो याद रखना, फिजिकल चेंज में नई वस्तुएं का निर्माण नहीं होता है, ठीक है? लेकिन केमिकल चेंज जब होगा तो गारंटी है कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो पुराने वाले से बिल्कुल अलग होएंगे। बात समझ में आई? ओके, और एग्जांपल दीजिए सर। और दूंगा जी, है कि नहीं? पेड़ से फलों को तोड़ डाला मैंने, ये केमिकल चेंज है, समझे? ये फिजिकल चेंज नहीं है। रोटी, घर में मम्मा आपके लिए रोटी के आकार को मतलब कि गोल वो कर रही थी, आटे की लोई को वो राउंड शेप में बना रही थी, ठीक है? लेकिन खराब हो गया तो फिर से वो उसको गोल करके फिर से वो सीधा कर सकती है, गोल बना सकती है कि नहीं? लेकिन एक बार जब उस गीले रोटी को तवे पर सेक करके उसको पका डाले तो वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो कच्चा रोटी था उसका प्रॉपर्टी कुछ और था, लेकिन जो पक गया है उसका प्रॉपर्टी कुछ और है, अलग है दोनों का प्रॉपर्टी, है, समझा जी? तो इसीलिए कुकिंग ऑफ चपाती, कुकिंग ए ब्रेड इज ए केमिकल चेंज,
बट रोलिंग ए रोटी, बेलन से आप उस रोटी को, सिर्फ कच्ची रोटी को रोल कर रहे हैं, अलग अलग आकार दे रहे हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। इज इट क्लियर? ओके, ठीक, समझ गया। बस यही फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, बस इंफॉर्मेशन था। इसी के साथ ये खत्म, इसी के साथ ये कहानी जो है वो यहीं पे समाप्त हुआ। तो दो को हमने इसमें आपको बहुत बड़ा बड़ा एग्जांपल दिया है, फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में है। इसका ख्याल रखना, समझ गया ना? बाकी का ख्याल नहीं भी रखो तो भी चलेगा, ठीक है? चलिए ये खत्म होता है, बाकी कोई काम का है नहीं। ये तो छठा क्लास में पढ़ाए थे, ये दोनों में से बाकी ये सब जो देख रहे हो ना 10th 10 गो अलग अलग चेंज का प्रकार, वो 6 क्लास में ही पढ़ा के खत्म कर दिए। बताया तो आप अगले चैनल पर जाइएगा जूनियर साइंस पे, तो उस पर ये साइंस का पूरा लेक्चर ही मिल जाएगा चेंजेस अराउंड का, उसमें सब जिक्र किए हुए हैं, ठीक है? 2 9th में था, बाकी नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है? ये सबको भी समझना बहुत आसान है कि नहीं? रिवर्सिबल चेंज एक बार हो गया ठीक हो सकता है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एक बार हो गया हमेशा के लिए हो गया, इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल फिजिकल बता दिया, गुड चेंज जो बढ़िया है गुड चेंज, खराब बदलाव हुआ बैड चेंज, धीरे धीरे होता है बदलाव स्लो चेंज, जल्दी से बदलाव हो जाता है फास्ट चेंज, जो बदलाव हुआ हमारे लिए बढ़िया है तो डिजायरेबल चेंज, बदलाव हुआ हमारे लिए खराब है अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है? क्या ही बताएं इस सबको, इतना हल्का चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, समझा ना? आगे चले, लगभग टाइम हो गया, तो अगले क्लास में आपको से जब मुलाकातें करूंगा तो फिजिकल चेंज का डिफिनेशन और एग्जांपल्स और फिर केमिकल चेंज का डिफिनेशन और एग्जांपल्स लिखाऊंगा, है कि नहीं? अभी के लिए बस इतना ही। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.